हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइए। आज के दोस्तों मेरे प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं जो लगातार मतलब लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात और एक मैं बता दूं कि आपको लगातार मैराथन वीडियोज मिल रहे हैं। हाँ, आपको और लॉन्ग मैराथन वीडियो की जरूरत है, वो भी आपको जल्द मिलेंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन फंक्शन। देखिए ये 4 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरिएबल से एक क्वेश्चन प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, हर एक सेशन में पूछा गया है। जैसे देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया 2 की पावर n, तो इसमें 4 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 4 रख दीजिए, तो कितने इसमें खाने बनेंगे, 16 बन के आ जाएंगे। कैसे बनेंगे उनको देख लीजिए। अब आगे लगातार दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहेंगे और आप जो है लगातार इस तरीके के क्वेश्चनों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको देखते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, पहले इसका देख लेते हैं खाने बना के, उसके बाद इसको तुरंत पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें कितने हमें वेरिएबल बनाने हैं, 4 वेरिएबल है तो मतलब 16 आपका निकल के आंसर आया। तो 16 यही डायरेक्ट जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, 3 वेरिएबल का के मैप था। ठीक है, और उसमें पूछा गया था प्रीवियस में कि बताइए इसमें कितने खाने बनेंगे। तो दोस्तों जिनको तो फार्मूला पता था कि निकालना आता था वो तो तुरंत निकाल दिए हैं, अब जिनको नहीं पता था उनको तो आगे सीखना ही पड़ेगा। ये देखिए बार बार इस तरीके के मैप, थोड़ा ये जटिल के मैप है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस में जाइए और वहाँ से इसको बेसिक आप तैयार करिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा है। इसमें आप एक बच्चे का हमारे कमेंट आया था कि सर ये बताइए इसमें किस तरीके से आप ABCD लिखेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। आप जिस तरीके रखा है उसी तरीके आप ABCD लिख लीजिए। देखिए ये AB यहाँ लिखिए और CD यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब आइए इसमें हम इधर को चलेंगे तो देखिए ये सॉफ्ट फॉर्म का के मैप है, तो C बार D बार, C बार D, C D और C D बार। समझ में आया। इधर चलेंगे A बार B बार, ठीक है, A बार B, A B और यहाँ पे A B बार। समझ में आया। इसमें नंबरिंग कर लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 16 का बन गया ना, 0 to 15 मतलब 16 आ गया आपका। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें अब जहाँ पे भी देखिए ये नंबर डाले हुए हैं, 0 पे 1 डाल दीजिए। ठीक है, 1 पे क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 पे 1 डाल दीजिए, 4 पे 1 डाल दीजिए, 5 पे 1 डाल दीजिए और आपका क्या दिया, 6 पे 1 डाल दीजिए, 8 पे 1 डाल दीजिए, 9 पे 1 डाल दीजिए, 10 पे 1 डाल दीजिए, 12 पे 1 डाल दीजिए, 13 पे 1 डाल दीजिए, 14 पे 1 डाल दीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सा बन गया है। देखिए इसका अब क्वार्ट्स का किस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, बिगर क्वार्ट्स होना चाहिए ना। तो देखिए ये एक इसका बॉक्स बन गया और दूसरा कौन सा बनेगा, ये इधर चला जाएगा और ये पहला नंबर का बन गया। ठीक है, दूसरा ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, पहले वाले का बताइए, पहले वाले का क्या आया। इधर से कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इधर से कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, C बार मैच कर रहा है। इधर देखिए इधर से कोई मैच कर रहा है, इस साइड से कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है, सब डिफरेंट है। तो इधर से कोई मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, D बार मैच कर रहा है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है,
समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इन a PLA what component are used to implement the combination logic function? PLA में संयोजनात्मक तर्क फंक्शन को क्रियान्वित करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है? PLA में एंड गेट्स एंड और गेट्स, नैंड गेट्स एंड एक्सऑर गेट्स, नॉर गेट्स एंड एक्सनॉर गेट्स की नॉट गेट्स ओनली। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है, एंड गेट एंड और गेट। एंड गेट क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। एंड गेट पहले समझ लीजिए, फिर PLA समझा देता हूँ। देखिए एंड गेट क्या है, ये आप दो वेरिएबल लिए इधर और इधर y लिए, कितना y आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1, समझ में आया? और यहाँ पे देखिए इसमें एक भी यदि 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? 0 होगा। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होता है तब तक उसका वोल्टेज हाई नहीं होगा। और गेट क्या है दोस्तों? यहाँ पे और गेट समझ लीजिए और सब डिटेल से बिल्कुल पढ़िए दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 4 इनपुट ले लीजिए, ठीक है, चारों ले लिए। अब इसमें एक भी इनपुट यदि हाई है तो वोल्टेज क्या है? हाई होगा। तो ये 3 का हाई हो गया, ठीक है, पहले ही। और जब तक कि दोनों इनपुट लो नहीं होंगे तब तक क्या होगा? वोल्टेज लो नहीं होगा। समझ में आया? अब PLA का फुल फॉर्म लिख लीजिए। PLA का फुल फॉर्म क्या है? इधर मैं नीचे लिखता हूं, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में सबसे पहले इनपुट वेरिएबल से एंड गेट के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रोडक्ट टर्म बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। फिर उसको और गेट्स का उपयोग करके जो भी आपको आवश्यकता होगी उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। इसलिए PLA कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एंड और गेट्स की आवश्यकता होती है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्परली होल्ड डाटा ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड डाटा ड्यूरिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ माइक्रोप्रोसेसर? शिफ्ट रजिस्टर का, पैरेलल रजिस्टर का, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कि काउंटर रजिस्टर का? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। इसका ऑप्शन सही है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं चर्चा करके देता हूं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर का एक कहिए मेन रजिस्टर होता है जो अर्थमेटिक क्या क्या करता है दोस्तों? अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें क्या आएगा दोस्तों? ऐड आएगा, ठीक है, ऐड आएगा और सब्सट्रैक्ट आएगा, एंड आएगा और आएगा, ठीक है, एंड आएगा और, ठीक है, अस्थायी रूप से इनको सबको स्टोर करता है या ALU के साथ सीधे जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों? सीधे ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ इसका सीधे जो है जुड़ा होता है। ALU के साथ सीधे जुड़े होने पर ये क्या करता है? उसके रिजल्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। समझ में आया? एक्यूमुलेटर रजिस्टर इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन बोर्ड
पेपर बनाने के बाद उसको डिस्कार्ड करता है, क्योंकि उसका आंसर जब कंट्राडिक्ट आते हैं तो उसको वो डिस्कार्ड कर देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, विच लॉजिक फैमिली यूज बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट मोड मोस्ट फिट फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन से लॉजिक फैमिली अपने ऑपरेशन के लिए डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड दोनों का उपयोग करती है? डिप्लीशन और इन्हांस मोड, देखिए ये दोनों चीजें बहुत अच्छी चीजें पूछी गई है। तो किसका उपयोग करती है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन क्या बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे TTL बन सकता है, बी ऑप्शन में क्या बन सकता है, ECL बन सकता है, और सी ऑप्शन में दोस्तों PMOS बन सकता है। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपका CMOS बन सकता है। तो आप CMOS बैटरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। MOSFET वही है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए CMOS का आप जैसे आपका डेट और कंप्यूटर में डेट और टाइम दिखाता है, वो दोस्तों CMOS बैटरी की वजह से ही दिखाता है। लेकिन इसके अनेक फंक्शन है। अगर CMOS बैटरी आपकी बेकार है तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी इसमें फायदे हैं, इसलिए इसका कौन सा सही है दोस्तों, MOSFET CMOS ऑपरेशन इसका बिल्कुल सही। सॉरी, आइए यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंट बिटवीन द रोम एंड रैम। तो अब देखिए थोड़ी सी इसके बारे में आप जानिए, मेमोरी के बारे में। खैर मेमोरी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, एक होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, वोलाटाइल कहते हैं, और इसको दोस्तों नॉन वोलाटाइल कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। देखो इस प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और इस सेकेंडरी मेमोरी को इसको स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। चार्ट आप बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास दोस्तों मिलना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, रैम और इधर रोम। रैम के 2 पार्ट होते हैं, यस रैम होता है और इधर दोस्तों डी रैम होता है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईपी रोम होता है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईईपी रोम होता है, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया। सेकेंडरी मेमोरी में फिर से 2 टाइप लिख लीजिए, एक ऑप्टिकल एक मैग्नेटिक। एक होता है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, और इधर ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप वगैरह आएंगे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क इसी में आएगी दोस्तों, ठीक, फ्लॉपी डिस्क इसी में आएगी, और इधर ऑप्टिकल में CD, DVD, ठीक है, और CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब आएंगे। अब आप अपने क्वेश्चन पे चलिए। रोम इज फास्टर देन रैम के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपको निकालना है। रोम इज फास्टर देन रैम, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, रोम रैम की तुलना में तेज है क्या, बिल्कुल नहीं। रोम इज वोलाटाइल मेमोरी, रोम इज वोलाटाइल, बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ से रोम लगा प्राइमरी के अंतर्गत है, लेकिन ये दोस्तों कैसा है, ये रोम है नॉन वोलाटाइल। ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल। अब इसके बारे में और डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में पढ़िए, उसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन गलत होता है, ठीक, सॉरी ये ऑप्शन गलत होता है। रोम इज यूज फॉर
फॉर स्टोरेज व्हाइल रैम इज यूज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रोम डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, जबकि रैम प्रोग्राम निष्पादन के लिए इसको रखिए अपने पास। आगे देखिए, रोम स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज व्हाइल रैम स्टोर टेम्पररी डाटा कैन बी रीड एंड राइट। तो अब देखिए दोस्तों, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी सही है। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे बताइए? इसका ऑप्शन डी मारेंगे ना, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। इससे इफेक्टिव ये है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? रोम डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है। हाँ, उपयोग होता है, लेकिन दोस्तों ये रोम किस लिए? मैन्युफैक्चर के दौरान लिखा जाता है। इसमें जो भी डाटा लिखा जाता है उसे इरेज नहीं कर सकते। यही ये कह रहा है कि रोम स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये वाला सेंटेंस इसमें जुड़ गया ना एक्स्ट्रा, तो इससे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। गिवन द बुलियन फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे ये बुलियन फंक्शन दिया, व्हाट इज द एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में पूछा। तो यहाँ पे देखिए ये कितने वेरिएबल का के मैप है? ये 3 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद डिस्कार्ड किया गया है, इसके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलिए इसको बना के देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर n है तो 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितना आ गए? 8 चैम्बर इसमें बनना चाहिए, तो 8 यहाँ पे खींच लेते हैं। ओ सॉरी, ये अच्छा नहीं बन रहा ना, इसको रुकिए थोड़ा सा, ये वाली लाइन लेके खींचते हैं। ये ठीक है दोस्तों। ये देखिए 8 बन गया ना आपका। 3 वेरिएबल का के मैप है, तो 3 वेरिएबल का। अब यहाँ पे आप यही क्वेश्चन, एक बच्चा हमारे से क्वेश्चन पूछा था कैसे इसमें सब लिखा जाएगा। तो इधर ए लिख लो और इधर बी और सी लिख लो। तो इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी बार सी बार, और इधर लिख लो ए बार और ए लिख लो। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कैसे करोगे? 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे 7। देखिए कितना बन गया? 8 बन गया, 0 2। अब इनमें सब में आप डाल दीजिए जो मांगा है। देखिए यहाँ पे 0 बोल रहा है, 0 पे 1 डाल दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में पूछा है। थोड़ा कलर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कलर इसमें चेंज करते हैं। 1 डाल लिए, यहाँ पे 1 पे 1 डाल लीजिए, 2 पे 1 डाल दीजिए, और 3 पे 1 डाल दीजिए। ठीक है, और 5 पे 1 डाल दीजिए। ये हमने डाल दिए। देखिए एक चैम्बर तो ये क्रिएट हो जाएगा लगातार, ठीक, ये, और दूसरा दोस्तों ये क्रिएट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट लेते हैं ना, तो पहले वाले में क्या आया? पहले वाले का आउटपुट जो आया आपका वो ए बार आएगा, और दूसरे वाले का इधर कोई नहीं मैच कर रहा, तो दूसरे वाले का क्या आएगा? बी बार सी आएगा। ठीक, समझ में आया? ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर है दोस्तों ये है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। हाँ, इफ द सम ऑफ द टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर इज इतना एंड देयर इज द कैरी आउट फ्रॉम द MSB, व्हाट शुड बी डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट। यदि 2 सकारात्मक बाइनरी संख्याओं का योग इतना है और MSB से एक कैरी आउट हो रहा है, तो सही परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तो बताइए इसमें क्या चाहिए भाई? डिस्कार्ड द कैरी, कि ऐड द कैरी टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कैरी को कम से कम महत्वपूर्ण बिट में जोड़ें, या ऐड द कैरी टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बी ऑप्शन जा रहा है सही क्या दोस्तों? सब्सट्रैक्ट द कैरी फ्रॉम द MSB, MSB से कैरी को हटा दें।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ये क्वेश्चन में दोस्तों ये भी डिस्कार्ड किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा, देखिए आयोग ने इसे बी माना है ये वाले का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, देखिए यदि पॉजिटिव बाइनरी संख्याओं का योग कितना दिया है 11010 आता है तो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या दोस्तों मैंने बोला MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से एक कैरी आउट होता है तो उसे क्या किया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना, क्योंकि सामान्य बाइनरी जोड़ मतलब अनसाइंड बाइनरी एडिशन में यदि अंतिम बिट से कैरी निकलता है तो उसे रिजल्ट का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसे बस क्या किया जाता है? नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बोर्ड ने बी माना है, जबकि इसमें दोस्तों अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द सिंपल मेथड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अलाइनिंग द डिजिट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सरल विधि से बाइनरी गुणा करते समय अंकों को संरेखित करने और गुणन के लिए तैयार करने के बाद पहला कदम क्या होता है? मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लायर, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट LSB को गुणक से गुणा करें। मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाई द मल्टीप्लायर, सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को गुणक से गुणा करें। आगे देखिए, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लिकेंड, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट LSB को गुणक से गुणा करें। मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाई द मल्टीप्लिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को गुणक से गुणा करें। तो इसका कौन से ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं? तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लायर। ठीक है, यही बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरिटी बिट एंड देयर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी इन हैमिंग कोड। हैमिंग कोड में पैरिटी बिट्स के बीच की दूरी और उसके त्रुटि पहचान और सुधार क्षमता के बीच क्या संबंध होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बिट्स प्रोवाइड द हायर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, क्लोजर पैरिटी बिट्स प्रोवाइड द लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। देखिए, पैरिटी बिट ऐड किया जाता है हैमिंग कोड में ना, तो यहाँ पे और तीसरा ऑप्शन पहले पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरिटी बिट has no impact on the error correction capability. The position of parity bit is the irrelevant in the Hamming code. बिल्कुल यहाँ closure property bit provide the higher error correction capability, closure property bit provide the lower error। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बिट प्रोवाइड द लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, पास पैरिटी बिट कम त्रुटि क्षमता प्रदान करता है। इसका क्या, एरर को कम करने के लिए ही तो इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? एरर को कम करने के लिए ना, एरर को कम करने के लिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड टू इट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज। ग्रे कोड को उसके बाइनरी समकक्ष में परिवर्तित करने के लिए कौन से तकनीकी आमतौर पे काम करती है? एक्सक्लूसिव और करता है, एक्सऑर करता है ना, एक्सऑर। तो इसमें देखिए कहाँ पे है एक्सऑर, ये है ऑपरेशन सी बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर है एक्सऑर। अब देखिए, ग्रे कोड से बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, ये क्या है? ये बाइनरी बिट है। अब इसको मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे इसको सेम टू सेम इसको रख लीजिए लाके, और इसको XOR करिए। XOR ऑपरेशन सब में करना होता है, ठीक है। तो XOR करेंगे तो 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। 1 0, क्योंकि डिफरेंट जब भी आउटपुट आएगा तभी 1 होगा, और सेम आउटपुट का XOR में 0 होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 0 का 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ 1 0 का सम में XOR ऑपरेशन परफॉर्म आपको करना है। 0 1 का 1 आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका ग्रे कोड आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से धारण करने के लिए जिम्मेदार है? CPU है, ALU है, मेमोरी है कि आउटपुट डिवाइसेस हैं? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक जबरदस्त है इसका। क्या कहा है, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग बोला है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेमोरी होगा ना दोस्तों, ठीक है। मेमोरी ही तो इसको होल्ड करता है। देखिए डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से स्टोर्ड कौन करता है, वो दोस्तों मेमोरी करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, या CPU को तेजी से एक्सेस करने के लिए आपको जितनी भी जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा सके, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ इज द विड्थ ऑफ द डाटा बस टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की चौड़ाई को आमतौर पर किस प्रकार से मापी जाती है? केबी में मापी जाती है कि मेगाहर्ट्ज में, कि बिट्स में, कि एड्रेस लाइन में? तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिट्स में मापी जाती है। डेटा बस के बिट्स, देखिए बिट्स क्या दर्शाता है ये तो बताइए। एक समय में कितने बिट डेटा ट्रांसफर किया जाता है? वन टाइम में, मतलब एक समय में हाउ मेनी बिट डाटा ट्रांसफर्ड किया जाता है। जैसे 32 बिट डेटा बस में 32 बिट डेटा ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए डेटा बस की चौड़ाई को हम बिट्स में मापते हैं। समझ में आया? आगे चलिए। नेक्स्ट, microcontroller find the application in the various field. What is the typical application of microcontroller in the ऑटोमोटिव इंडस्ट्री? माइक्रो कंट्रोलर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में माइक्रो कंट्रोलर का एक सामान्य अनुप्रयोग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर, इंटरटेनमेंट सिस्टम इन एयरप्लेन्स, इंजन कंट्रोल इन कार, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। कौन सा सही है दोस्तों इसका बताइए? इसका सही है दोस्तों सी, इंजन कंट्रोल इन कार में इसका माइक्रो कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा उपयोग आजकल देखा जाता है। इंजन कंट्रोल इन कार्स को ICU भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा स्ट्रक्चर often result in a time space trade off by using the extra memory to speed up operation। कौन से डेटा संरचना अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग करके संचालन को तेज करके समय स्पेस ट्रेड ऑफ का कारण बनता है? Which data structure often result in time space trade off by using extra memory to speed up operation? बताइए इसका कौन सा सही है?
कौन इसके ऑप्शन में पहले चलिए, एरे सही है, लिंक लिस्ट चाहिए, हाइस्ट टेबल सही है कि स्टैक सही है? तो ये क्या सही है? हाइस्ट टेबल। ये डीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइस्ट टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए, जो अधिक मेमोरी का उपयोग करके ऑपरेशन की गति को बढ़ाता है। मतलब इसका काम क्या है? अधिक मेमोरी लेता है, ठीक है, अधिक मेमोरी लेता है, ठीक है। इसमें की का एक इंडेक्स में मैप करने के लिए हैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा का बहुत तेजी से एक्सेस किया जाता है। हालांकि इसकी यह गति अतिरिक्त मेमोरी खर्च के साथ आती है। यही कारण है कि इसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का उदाहरण जो है मान लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which term refer to the strategy of optimizing an algorithm use of resources often by the making a sacrifice in one aspect for improvement in another? कौन सा शब्द उस रणनीति को संदर्भित करता है जिसमें एल्गोरिदम के संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जाता है? अक्सर एक पहलू में बलिदान देकर दूसरे में सुधार किया जाता है, ठीक है। ग्रेडी एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ट्रेड ऑफ? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? विच टर्म में रिफर टू स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ना, तो डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं, इसका डिवाइड एंड प्रोग्रामिंग, इसका ट्रेड ऑफ सही होगा दोस्तों। इसका डी ऑप्शन के साथ मैं जाता हूं, आप लोग भी शायद डी ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। अगर कोई और सही होता है तो बताइएगा आप, क्योंकि ट्रेड ऑफ में क्या होता है? एल्गोरिदम के जो रिसोर्सेस होते हैं उनका उपयोग करके बेहतर बनाने के लिए ये क्या करता है? और उसको सुधार करता है ना, तो इसका ट्रेड ऑफ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंडीशनल सिम्प्टोटिक नोटेशन अलाउज फॉर द more nuanced analysis of algorithm behavior under the specific condition. This is the particularly useful when conditional एसिम्प्टोटिक नोटेशन एल्गोरिदम के व्यवहार का अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब एनालाइजिंग एल्गोरिदम विद द कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम का विश्लेषण स्थिर समय जटिलता के साथ किया जाता है। द इनपुट साइज इज फिक्स्ड, द इनपुट डाटा इज रैंडम, एल्गोरिदम बिहेवियर वेरियस बेस्ड ऑन द certain input characteristic, analyzing algorithm with the constant time complexity, the input is fixed। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एल्गोरिदम बिहेवियर वेरियस बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। एल्गोरिदम के व्यवहार कुछ इनपुट विशेषताओं के आधार पर बदलता हो ना। कंडीशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हाँ डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एल्गोरिदम बिहेवियर इन द बाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ fn in gn, what notation does in becomes when the condition is removed? यदि किसी एल्गोरिदम का व्यवहार ऑर्डर ऑफ fn यदि gn द्वारा सीमित है, तो जब यह शर्त हटा दी जाती है तो यह कौन सा? तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी, सॉरी ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन दोनों को जोड़ के दे दे, इसमें है ऑर्डर ऑफ fn, इसमें है gn, तो इसका ऑर्डर ऑफ fn हो जाएगा ना। इसका क्या बन जाएगा? दोनों को क्या कह दिया जाए? दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड का ऑप्शन थोड़ी ना होगा, एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ fn में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिकरेंस इक्वेशन Tn इक्वल T/n/2 + 1 रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ विच एल्गोरिदम ऑपरेशन। ये आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाले इसको छोड़ दीजिएगा,
ठीक है, इसको प्रोग्रामर वाले जो है हैंडल कर लेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रेडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर की ये क्या है, कम्प्लिसिटी में ये काम देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड कॉन्कर इज एन एल्गोरिदम पैराडिग्म दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिदम प्रतिमान है जो समस्याओं को हल करता है। इटरेटिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, यूजिंग द ह्यूरिस्टिक टू फाइंड सॉल्यूशन, द ग्रेडी कंबाइनिंग सॉल्यूशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, रिकर्सिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम, यही ऑप्शन इसका सही है, रिकर्सिवली इसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच, एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री वह होता है जिसमें ईच नोड हैज 2 चिल्ड्रेन, ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। ये क्या कह रहा है, थ्रेडेड का कह रहा है ईच नोड इज द कनेक्टेड टू इट्स पैरेंट, ईच नोड हैज ए थ्रेडेड कनेक्टिंग इट टू इट्स प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रत्येक नोड अपने पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती से जुड़ी एक थ्रेड रखता है। तो कौन सा इसका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहा दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये नए क्वेश्चन है जिसको मैंने कहा डिस्कार्ड कर दो, उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, औरों को अच्छे से आप लगा लीजिए। ओके दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करा सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। आपके साथ मैं अनवरत जुड़ा हुआ हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ओके दोस्तों, थैंक यू।